चलिए स्टार्ट करते हैं स्टीरियो आइसोमर्स। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कैसे होगा समझना होगा, कैसे प्रिडिक्ट करेंगे नंबर ऑफ आइसोमर्स, तुरंत तुरंत कर लेंगे। देखिए कैसे होगा। पहला चीज समझिए कि स्टीरियो आइसोमर्स दो प्रकार का होगा जो हम लोग बात करेंगे। फर्स्ट इज ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, ठीक है, और दूसरा है ऑप्टिकल, या फिर आप बोल सकते हो कि यहां पर ऑप्टिकल एक्टिविटी ऐसा कुछ बातें होगी, ठीक है। अब क्वेश्चन जब जेई में हो या बोर्ड पे हो, क्या आता है कि किस किस में ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म हो रहा है, एक चीज आइडेंटिफाई करो, किस में ऑप्टिकल हो रहा है, किस में दोनों हो रहा है। ये क्वेश्चन जेई एडवांस में आ चुका है। या ये पूछेगा कि कितने आइसोमर्स पॉसिबल हैं, ठीक है। तो इसको पहचानना बहुत जरूरी है। तो कैसे पहचानेंगे, क्या थॉट प्रोसेस आना चाहिए, मतलब अगर हम देख रहे हैं कि आइसोमरिज्म का क्वेश्चन है तो पहला थॉट क्या आना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहला चीज हमें समझना होगा, जैसे अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमर की बात करोगे तो इन जनरल हम लोग बात करेंगे ये क्या होता है, सिस ट्रांस होता है, ठीक है। सिस ट्रांस आइसोमर दो तरह के हो जाएंगे, ठीक है। अब इस सिस और ट्रांस जो हो गया उसमें क्या अंतर होगा। स्टीरियो आइसोमरिज्म का मतलब यह होगा कि आपका सारा बॉन्ड्स वैसा का वैसा ही है, इंटैक्ट है, बट अंतर क्या आ रहा है, वहां पर सिर्फ क्या हो रहा होगा, यहां पर सिर्फ स्पेशली स्पेस के अंदर कुछ ऐसा कुछ हो रहा होगा जो उसमें, या ओरिएंटेशन जैसा अलग होगा जिसके कारण से ये डिफरेंट बिहेव कर रहा होगा। और यहाँ पे ऑप्टिकली एक्टिव या इनएक्टिव या फिर रोटेशन पे डिपेंड कर रहा होगा। तो पहला चीज हमें क्या समझना चाहिए, एक एक करके देखते हैं। पहले देखते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर वाइज क्या होगा, इसको पहले समझ लेते हैं। तो फर्स्ट थिंग आपको जो हमेशा ध्यान देना होता है जब भी क्वेश्चन आपको मिलेगा वो है कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। तो सबसे पहला चेक कीजिए ऐसे क्वेश्चन में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब क्या होता है, कितने लिगेंड्स जुड़े हुए हैं, है ना, कितने बॉन्ड्स बन रहे हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, तो कोई मेटल होगा तो उसमें आप देखोगे लिगेंड लगा होगा ऐसे, ठीक है, कुछ चार्जेस होंगे, तो ये आपका एन विल बी द कोऑर्डिनेशन नंबर। अगर ये एल मोनोडेंटेड है तो सिंपल भाषा में क्या होगा कोऑर्डिनेशन नंबर, कि ये कितना बॉन्ड्स बना रहा है, कितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। अगर ये बाइडेंटेड लिगेंड हुआ तो एक एल को दो गिनेंगे, ठीक है। अगर ये टेट्राहेड्रल हुआ चार गिनेंगे एंड सो ऑन। तो ये कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, यानी मेटल जो सेंट्रल मेटल एटम है या आयन है वो लिगेंड से कितना बॉन्ड्स बना रहा है, डेटिव बॉन्ड बना रहा है, वही इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा आसान भाषा में ना। हमारे कोर्स में जो दिया हुआ है वो दो है, 4, 4 और 6, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर चेक करने के लिए आपको देखना होगा क्या है, हमारे कोर्स के हिसाब से 4 या 6 होगा, ठीक है। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 पहले चेक करते हैं क्या होगा। पहले बात समझिएगा, इसमें हमारे पास दो चॉइसेस हैं, दो चीजें हो सकती हैं। क्या होगा, सबसे पहला ये क्या हो सकता है, ये आपका टेट्राहीड्रल हो सकता है, ठीक है। टेट्राहीड्रल का मतलब होता है sp3 हाइब्रिडाइज, ये हो सकता है फर्स्ट पार्ट। और दूसरा हो सकता है ये क्या होगा, स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर। इसमें हाइब्रिडाइजेशन जो होता है आता है dsp2, dsp2, ठीक है। कहां पर ये देखने को मिलेगा, इन जनरल अगर आप देखोगे तो ये आपका D8 कॉन्फ़िगरेशन या D9 कॉन्फ़िगरेशन देगा विद स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के साथ ये दे रहा होगा, एग्जांपल NiCN4 2-, ठीक है। अगर आप PT की बात करोगे तो PtCl4 भी दे लोगे तो भी काम कोई दिक्कत नहीं है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड किसके लिए जरूरत पड़ता है, अगर आपका 3D सीरीज है। 4D सीरीज में कोई भी होगा, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा D8 का, जब प्लैटिनम या पैलेडियम की बात करते हो तो हमेशा वो क्या होगा, स्क्वायर प्लेनर ही बना रहा होगा, dsp2 होगा, क्लियर। तो ये आपका 4D एलिमेंट है तो ये इससे फर्क ही नहीं पड़ता कौन, ठीक है। तो ये लोग आपका dsp2 हाइब्रिडेशन देंगे। D9 वाला भी आपको देता है। D9 वाला क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन जो बचा हुआ है वो p में भेज देता है, मतलब sp2 में जो तीसरा p जो बच गया उसमें वो चला गया, ठीक है। तो आप इन्हीं दोनों की बात करोगे, बाकी जितने बचे हुए रहते हैं, जितने बचे हुए रहते हैं इन जनरल 3D वाला अगर बात करोगे, 3D सीरीज वाले, रेस्ट और ये आपके कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में टेट्राहेड्रल ही बनाते हैं, ठीक है।
जितने भी होंगे वो इन जनरल टेट्राहेड्रल ही बनाएंगे। हमारे पास जितने भी एग्जांपल्स अवेलेबल है उसमें टेट्राहेड्रल ही होगा, तो हमारा काम आसान हो गया पहचानना ना। इसमें क्या आएगा, टेट्राहेड्रल में अगर आप देखोगे तो जो बॉन्ड एंगल्स होते हैं वो सारे सिमेट्रिकल होते हैं। अगर सिमेट्रिकल हो गया तो 109.5 डिग्री होता है। तो मजे की बात क्या है, टेट्राहेड्रल कैन नॉट शो जीआई। हमारे केस में अगर वो बहुत ही अलग अलग है कुछ वो हो गया तो बात अलग है कि जीआई इसमें हम लोग नहीं मानेंगे। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म ओआई है, इनएक्टिविटी ओआई मतलब ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, ये पॉसिबल है इफ इट इज chiral, इफ द सेंट्रल एटम इज chiral। सेंट्रल एटम इज chiral, जैसे कार्बन होता है ना उस तरह से। अब ये chiral कब होगा, जब चारों ग्रुप अलग अलग जुड़े हों तब ये पॉसिबल है। ठीक है, तो 3D सीरीज में sp3 हाइब्रिडाइजेशन मिलेगा जब भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा। अगर आप आगे बढ़ो या फिर वीक फील्ड लिगेंड्स लगे हुए हैं तो भी आप बोलोगे यहां पर हो रहा होगा। जीआई यहां पर क्या होगा, जीआई यहां पर नहीं होता, ऑप्टिकल पॉसिबल है। अब D8 में अगर वीक फील्ड होता है, मान लीजिए D8 या D9 में, D8 में अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो भी आपका ये स्क्वायर प्लेनर नहीं होता, ये टेट्राहेड्रल चल जाता है। क्या देखिएगा, D8 अगर आपने स्ट्रॉन्ग फील्ड लिया तो ये फोर्स वेरी करके करता है, आगे भी पढ़ेंगे। अगर D8 वीक फील्ड के साथ है तो आपका टेट्राहेड्रल हो जाएगा, जैसे NiCl4 2-, ये भी आपका टेट्राहेड्रल है। एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है NiCO4। भले NiCO4 में अगर आप देखोगे तो CO स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, फिर भी ये टेट्राहेड्रल है बिकॉज इसका कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d8 है ना। ये वाला जो चीज होता है D8 तो है, खाली हो सकता है, पर S को खाली करने के लिए दोनों इलेक्ट्रॉन को D में फेंकना जरूरी होता है, इसलिए हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है ना कि dsp2। तो एक बार समझ में आ गया आइसोमरिज्म के केस में, जैसे ही आपने देख लिया कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया कि ऑप्टिकली एक्टिव होगा या नहीं होगा। स्टार्टिंग फ्रॉम टेट्राहेड्रल आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर टेट्राहेड्रल है तो जीआई पॉसिबल नहीं है, ओनली ऑप्टिकल आइसोमरिज्म इज पॉसिबल, दैट टू इन द केस जहां पर सेंट्रल एटम chiral है। बात समझ में आ गया। अगर स्क्वायर प्लेनर है तो स्क्वायर प्लेनर में क्या होता है, एक प्लेन में चीजें चलिए, ठीक है। अब एक प्लेन में आ गई, सभी को सोचो कि एक बॉल है, जैसे कोई भी एटम है ना वो एक बॉल है, बॉल स्फेरिकल जैसा बॉल है। अब स्फेरिकल जैसा बॉल चारों एंड पे लगा दो, भले अलग अलग साइज का हो, जब तुम 20 से काटोगे तो सब इक्वल इक्वल कट जाएगा। इसलिए यहां पर स्क्वायर प्लेन वाले में प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है, ठीक है, ये होता है। इसलिए आपका ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होगा, नहीं होगा, ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं होगा, बट जीआई इज पॉसिबल, बट जीआई इज पॉसिबल। इज इट ओके? चलिए स्टार्ट करते हैं जीआई इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। हमें पता है टेट्राहेड्रल में तो आपका जीआई होने से रहा, तो अब अगर हम लोग बात करें यहां पर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में क्या हो सकता है, तो कभी भी हमको लिखना होगा ना स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स को, तो हम ऐसे लिख सकते हैं M, मान लीजिए यहां पर A4 हो सकता है या फिर MA3B हो सकता है, मतलब ये A और B आर लिगेंड्स और M इज द सेंट्रल मेटल जो आप पे है एंड सो ऑन। पॉसिबिलिटी क्या हो, A4 A3B, देन हो सकता है MA2B2, A2BC हो सकता है, देन MABCD हो सकता है एंड सो ऑन, आप जो बनाना चाहो बना। तो नंबर ऑफ जीआई कैसे निकालते हैं, बहुत सिंपल है। देखो जीआई को जब भी देखना होता है ना, अगर मोनोडेंटेड लिगेंड्स है मतलब एक बॉन्ड बनाने वाले, बेस्ट अप्रोच है इसको ऐसे सोचना कि जीआई में डायगोनल्स अलग अलग आने चाहिए, हर जीआई में डायगोनल्स का कॉम्बिनेशन अलग अलग होना चाहिए, दैट इज द मिनिमम थिंग आपको ध्यान रखना है। जब आप बाइडेंटेड की बात करोगे तो कुछ और सोचना पड़ेगा, समझना होगा, लेकिन अगर मोनोडेंटेड लिगेंड है मतलब एक एक बॉन्ड बना रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका अलग अलग डायगोनल मिलता है हर केस में पॉसिबल कॉम्बिनेशन में, तो पक्का है कि वो आपका जीआई है। ओके, तो अगर आप समझो, मान लीजिए आपका यहां पे है, कैसे बनाएंगे, देखो आपने क्या किया, पहले आपने स्क्वायर बना लिया, ऐसे बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, थोड़ा करने के बाद देखो ये है। तो ये जो आपका है ये एक डायगोनल है, मान लो ये आपका D1,
इसमें 2 एटम आएंगे, यहाँ पे यहाँ पर। दूसरा डायगोनल ये है, इसको बोलेंगे D2 है, इसमें 2 एटम आएंगे यहाँ पे यहाँ पे। अगर आपका कॉम्बिनेशन में D1 D2 अलग आता है, दोनों में भरना ही पड़ेगा। जितने ऐसे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं वो आपके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कहलाएंगे। देखते कैसे, जैसे A4 है, A4 में क्या होगा, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो डायगोनल कैसे लिखोगे, हम लोग दोनों का एंड लिख देते हैं, AA, ठीक है। डायगोनल कैसे रिप्रेजेंट किया, देखो डायगोनल को रिप्रेजेंट करने का तरीका मतलब इसके दोनों एंड को लिख दो, ये एक कॉम्बिनेशन हो गया। अब बताओ इसमें अगर मैं चेंज कर भी दूं तो वही रहेगा, इसलिए कोई जीआई यहां पे शो नहीं करेगा। कोई बोले ठीक है A3B करके देखते हैं, तो एक कोई भी बी कर लो, ये हो गया, बी हो गया। अगर आपने यहां पर बी बनाया तो ये हो गया। अब आप बोलोगे सर ये तो अलग दिख रहा है, तो भाई एक जीआई में एटलीस्ट 2 पेयर होना चाहिए ना, दूसरा पेयर क्या बनाओगे, चलो बी को यहां रख के यहां रख देते हैं, तो क्या बनेगा, ए बी बनेगा और ए बन जाएगा। अगर आपने बी यहां पे कर दिया, यहां बी कर दिया, यहां पे कर दिया, वही D1 D2 को रिप्रेजेंट कर रहे हो उठा के, तो ये रहा D1 मान लो है, ये रहा D2 होगा। तो ये दोनों अलग नहीं है, देखो ये सिर्फ क्या हुआ, स्विच हो गए, ये दोनों एग्जैक्टली एक डायगोनल ए बी, एक डायगोनल ए है, इसीलिए यहां पर भी आपका GIA नहीं शो कर रहा होगा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। सपोज हम लोग A2 B2 करते हैं, तो A2 B2 में क्या पॉसिबिलिटी है, देखो पॉसिबिलिटी ये है, आपको कैसे सोचना है, 2 ही जगह रखना है। एक और पॉसिबिलिटी ये है कि हम जितने भी कॉमन जो सेम है उसको एक साथ रखेंगे, तो ये रखा AA और रखा BB, बच गया BB। दूसरा बोला नहीं नहीं मैं सबको अलग अलग रखूंगा, तो एक को D1 पे रखा, एक को D2 पे रखा, मतलब मैं AB को एक साथ रखना हो, A को अलग अलग रख दिया, ये 2 पॉसिबिलिटीज है, तो AB हो गया, ये हो गया। Now these two combinations are different, इसीलिए ये दोनों GI कहलाएंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ GI कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। और इसमें क्या बोलेंगे, अगर डायगोनली अपोजिट होता है तो हम लोग बोलते हैं ट्रांस, तो ये डायगोनली अपोजिट है, इसको बोलेंगे हम लोग ट्रांस आइसोमर। और अगर 90 डिग्री बन रहा होगा या जब ट्रांस नहीं है तो सिस बोल देंगे, ठीक है। ट्रांस नहीं तो सिस मतलब क्या हुआ, ये जो A है, ये जो A है, इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री, ठीक है। सिस और ट्रांस ऐसे सोचो, जो ट्रांस नहीं है वो सिस, और ट्रांस नहीं है वो कैसे निकाला, डायगोनल चेक कर लो, अगर डायगोनल के दोनों ऑपोजिट एंड पे हैं सेम ग्रुप, तो वो आपका हो जाएगा क्या, ट्रांस अब, ठीक है, आसान हो गया। अब मान लेते हैं यानी आपका यहां पर, यहां तो होगा नहीं, यहां होगा नहीं, यहां पे है और 2 आइसोमर। सपोज A2BC करते हैं, थोड़ा और अलग करते हैं ना। A2BC करने में आगे आप बोलोगे यार कैसे चेक करें, तो आप ऐसे सोच करो, आपको 2 ही पॉसिबिलिटी मिलेगा, या तो दोनों A साथ होगा या 2 अलग अलग होगा, ठीक है। तो साथ रख के देखो कितना पॉसिबिलिटी हो रहा है, A साथ हो गया तो यहां पर पॉसिबिलिटी से एक BC आ जाए। दूसरा अलग करोगे तो यहां पे रख दो, यहां पे रख दो, D1 पे रखा, D2 पे कहीं भी रख दो, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा वाला BC। अब तीसरा कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं, अगर आपने AC और AB किया भी तो ये दोनों सेम है, बिकॉज डायगोनल का नाम चेंज करने से थोड़ा चेंज हो जाएगा। इसीलिए अगेन सिर्फ और सिर्फ 2 ही GI पॉसिबल, GI ये दोनों है, ये दोनों है, इसलिए 2 GI पॉसिबल है, इसके लिए भी आपका 2 GI पॉसिबल, ठीक है। दिस इज द केस। अब ये रहा ABC देख लो डाके, ये भी सिंपल है। हमें क्या करना है, चारों अलग अलग करना है, ABCD, ठीक है ना। आपके पास क्या ऑप्शन है, आप कोई कॉमन तो है नहीं ऐसा, तो आप क्या बोल सकते हो, सोचने का तरीका देखो, मैं बोल रहा हूं भाई कहीं ना कहीं मैं A रखूंगा। अब A के सामने क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी, या तो B आ जाए, या तो C आ जाए, D आ जाए, इसलिए 3 ही आइसोमर पॉसिबल है। करके भी देख लो, मैंने A रखा या तो दूसरा वाला B हो जाए, मैंने A रखा दूसरा वाला C हो जाए, A रखा दूसरा वाला D हो जाए। जब एक को फिक्स कर दिया तो बाकी अपने आप फिक्स हो गया। अगर ये AB फिक्स कर दिया तो CD होगा, अगर AC फिक्स कर दिया तो BD होगा, और अगर AD हो गया तो ये BC हो जाएगा। सो सिंपल। तो इस तरीके से आपके 3 आइसोमर्स आएंगे, ऐसे आपके 3 आइसोमर्स आएंगे। अब यहाँ पे सिस ट्रांस कहना थोड़ा बेवकूफी हो जाएगा, कैसे बताएं, सब अलग अलग ग्रुप है, तो हम लोग कुछ कमेंट ही नहीं करेंगे, हम लोग ये बोलेंगे कि सिस ट्रांस वाइज में कुछ बोलेंगे नहीं, हम लोग बोलेंगे 3 GIs आर पॉसिबल, ठीक है ना। तो ये मैक्सिमम क्या हो सकता है, ABCD। तो अगर 2 मोनोडेंटेड लिगेंड्स हैं, इस तरह के 2 तरह के हैं, A2B2 या A2BC या ऐसे भी फॉर्म हो, या 3 हो या 4 तरह के हो,
तो पॉसिबिलिटी है या तो 2 दे रहा होगा या तो 3 दे रहा होगा। 3 कब देगा? सिर्फ और सिर्फ इस केस में। क्लियर है? ये हो गया कैसे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 को चेक करते हैं। ठीक है, अब ऑप्टिकल आइसोमरिज्म बात करोगे तो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म मैंने बता ही दिया आपको कि अगर आपका टोटली चारों ग्रुप अलग हो जाते हैं, चारों ग्रुप अलग हो जाएंगे तभी हम लोग बात कर पाएंगे। तो जैसे अगर आप बोलेगा कि भाई जीआई इन टेट्राहीड्रल कॉम्प्लेक्स क्या हो, हम लोगों ने बात किया कि ये होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि अगर आप देखो कोई मेटल है, उसके 4 ऐसे बॉन्ड होंगे, अगर सिमेट्रिकल होगा तो ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल सब बराबर होगा। तो आप उस मॉलिक्यूल में चेंज करके कोई भी बॉन्ड एंगल में चेंज नहीं ला पाओगे। तो जीआई का मतलब ही ये होता है कि देयर शुड बी चेंज इन द कॉन्फ़िगरेशन, ईदर बॉन्ड एंगल व्हाटएवर। या जीआई आप देख रहे थे यहां पर डायग्राम में, तो बॉन्ड एंगल में चेंज नहीं हुआ, अगर आपने चेंज किया तो इसका मतलब आपका मतलब वहां पर अलग अलग जीआई पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो यहां पर नहीं हुआ। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म मैंने बता ही दिया है, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म इसमें पॉसिबल है, लेकिन स्क्वायर प्लेन में क्या हो जाएगा? स्क्वायर प्लेन में आप बोलोगे सर अगर चारों ग्रुप अलग हो गया तो पॉसिबल होना चाहिए। जरा देखते हैं, अगर आपने ये किया, ये 4 आपके ऐसे मॉलिक्यूल्स आ रहे होंगे, ये देखो ये हम लोग स्फीयर मान लेते हैं। अब छोटा है बड़ा है वो डिपेंड करता है साइज पे, पर ये स्फीयर है। अब इसके सेंटर से पास करता हुआ जा रहा होगा मान लीजिए, ठीक है। जब आप इसी प्लेन को ले लोगे, मतलब ये अगर स्फीयर है और इसी प्लेन को काटोगे तो ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा एग्जैक्टली सिमेट्रिकल कटेगा। इसीलिए यही आपका प्लेन जिसमें चारों है, दिस इज अ प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री, पॉसिबल का प्लेन सिमेट्री एग्जिस्ट करता है, इसीलिए ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं होती है, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म नहीं शो करेगा। ये हो गया नॉर्मल सा केस। अब हम लोग बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में, जो अगेन सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए होगा। ठीक है,